हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आइए देखते हैं पीसी प्रीलिम 2024 के लिए डेली क्यूज 25/11/2023 का। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही है यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि NIA भारत सरकार की एक संघीय एजेंसी है जो आतंकवाद, उग्रवाद और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से संबंधित अपराधों की जांच एवं मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार है। कर इसकी स्थापना वर्ष 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत की गई थी। यह गृह मंत्रालय के तहत संचालित है। कर NIA के पास राज्य पुलिस बलों और अन्य एजेंसियों से प्राप्त आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच करने की शक्ति है। तो ध्यान देना है कि पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन तीनों सही, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन। करा NIA भारत सरकार की एक संघीय एजेंसी है जो आतंकवाद, उग्रवाद और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से संबंधित अपराधों की जांच एवं मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार है। अतः कथन एक सही है। कर किसी देश में संघीय एजेंसियों का आमतौर पर उन मामलों पर अधिकार क्षेत्र होता है जो केवल राज्यों या प्रांतों के बजाय पूरे देश को प्रभावित करते हैं। कर इसकी स्थापना वर्ष 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत की गई थी। यह गृह मंत्रालय के तहत संचालित है। अतः कथन दूसरा सही है। चलिए आगे देखते हैं। कर NIA अधिनियम 2008 में संशोधन करते हुए जुलाई 2019 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2019 पारित किया गया था। कर NIA के पास राज्य पुलिस बलों और अन्य एजेंसियों से प्राप्त आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच करने की शक्ति है। इसके पास राज्य सरकारों से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना राज्य की सीमाओं के मामलों की जांच करने का भी अधिकार है। अतः कथन तीसरा सही है। आधार तथा आधार प्रमाणीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं कितने कथन सही नहीं है, ढूंढना है, ठीक है ना। तो यहाँ है कि आधार भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी की गई 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या। यह नंबर भारत में कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। तो पहला तो ठीक है। कर आधार नंबर प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय होता है और जीवन भर वैध रहेगा, ये भी ठीक है। कर आधार प्रमाणीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आधार संख्या के साथ जनसांख्यिकीय अथवा व्यक्ति की बायोमेट्रिक सूचना की जानकारी सत्यापन के लिए UIDAI सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी भेजी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तीनों कथन सही है ना, लेकिन सही नहीं ये ढूंढना है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में क्या है कि आधार भारत की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी की गई 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है। यह नंबर भारत में कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है, इसलिए कथन एक सही है। कर आधार नंबर प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय होता है और जीवन भर वैध रहेगा, तो कथन दूसरा भी सही है। आधार नंबर निवासियों को उचित समय पर बैंकिंग, मोबाइल फोन कनेक्शन और अन्य सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा। तीसरा है कि यह जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर व्यक्तियों की पहचान स्थापित करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। करा यह एक स्वैच्छिक सेवा है जिसका लाभ प्रत्येक निवासी वर्तमान दस्तावेज के बावजूद उठा सकता है। आधार प्रमाणीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आधार संख्या के साथ जनसांख्यिकी जैसे नाम, जन्म तिथि, लिंग आदि अथवा व्यक्ति की बायोमेट्रिक सूचना, फिंगरप्रिंट अथवा आइरिस की जानकारी तथा इसके सत्यापन के लिए UIDAI के सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी भेजी जाती है। UIDAI आधार संख्या के लिए प्रस्तुत उपलब्ध सूचना के आधार पर विवरण की शुद्धता या इसमें कमी आदि का पुष्टि करता है। अतः कथन 3 सही है। आधार प्रमाणीकरण सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, जिससे व्यक्तियों को राशन अथवा सरकारी सेवाओं तक पहुंचने जैसे कार्यों के लिए अपनी पहचान सत्यापित करने हेतु फिंगरप्रिंट अथवा SMS पासकोड का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है ई प्राइम लेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पृथ्वी के मेंटल के बाहरी हिस्से पर कितने सही है ढूंढना है, ठीक है ना। पृथ्वी के मेंटल के बाहरी हिस्से पर ई प्राइम लेयर नामक एक नई रहस्यमयी परत बन गई है। तो ये जो है मेंटल पे नहीं बना है, क्रोड पे बना है, तो ये तो गलत है। करैया परत इसीलिए विकसित हुई है क्योंकि सतह का पानी ग्रह में गहराई तक प्रवेश कर गया है, जिससे पृथ्वी के मेंटल के बाहरी क्षेत्र की संरचना बदल गई है। क्रोड की बदली है, यहाँ गलती हो जाएगा।
ई प्राइम लेयर का महत्वपूर्ण यथार्थ यह है कि परस्पर जुड़ी भू रासायनिक प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालती है जो सतह के जल चक्र को पृथ्वी के क्रूड से जोड़ती है। तो ये कथन भी कुछ कारण से गलत है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन में है। देखते हैं इसमें क्या है। जर्मन में ऑर्गन नेशनल लैब के एडवांस्ड फोटोन सोर्स और डायस्टिस इलेक्ट्रोनन सिंक्रोट्रॉन के पेट्रा 3 में किए गए एक शोध के अनुसार पृथ्वी का आंतरिक क्रूड के बाहरी हिस्से पर ई प्राइम लेयर नामक एक रहस्यमयी परत बन गई है। तो ध्यान देना है, पृथ्वी का आंतरिक क्रूड के, ठीक है, बाहरी हिस्से पर ई प्राइम लेयर नामक एक रहस्यमयी परत बन गई। तो पहला तो गलत था, ये पता चल रहा है, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सतह का जल भूमि में गहराई तक चला गया, जिससे तरल धातु क्रूड के बाहरी क्षेत्रों की संरचना बदल गई है, ठीक है। इसलिए दूसरा कथन भी सही नहीं है, क्योंकि वहाँ मेंटल की बात हुआ था। वैज्ञानिक के शोध उन रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उजागर करते हैं जिसमें उच्च दबाव के तहत उप प्रवाहित जल का क्रूड सामग्री के साथ संपर्क में आना शामिल है। आगे देखते हैं। इस अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप बाहरी क्रूड में उच्च हाइड्रोजन सामग्री तथा निम्न सिलिकॉन स्तर की विशेषता वाली एक अलग परत का निर्माण होता है, जिससे एक पतली परत जैसी संरचना का निर्माण होता है। यह खोज पहले की तुलना में अधिक जटिल वैश्विक जल चक्र का सुझाव देती है। परिवर्तित आंतरिक भाग की परत महत्वपूर्ण निहितार्थ रखती है। यह क्या है, परस्पर जुड़ी भू रासायनिक प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालती है जो सतही जल के चक्र को गहरे धात्विक आंतरिक भाग से जोड़ती है। अतः कथन तीसरा सही नहीं है। कथन तीसरा क्या है, देखिए, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन, इसको आगे चलते हैं, चौथा देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधायी ढांचा ग्रामीण लोगों के लिए आय के अवसर प्रदान करता है? तो यहाँ सब पहला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, फिर है दूसरा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, तीसरा है नेशनल करियर सर्विस परियोजना, और चौथा ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर छूट गया ना, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो यहाँ सभी 4 जो है क्या है, ग्रामीण ढांचों के लोगों के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी सही होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2022 देश में बढ़ी हुई मुद्रास्फीति दरों और ब्याज की दरों ने ग्रामीण मांग को काफ़ी हद तक बाधित कर दिया है। इन कारकों ने देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों और आय स्थिरता पर भारी प्रभाव डाला है। ग्रामीण आर्थिक व्यवधान टॉपिक। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रोजगार और आय के स्तर को प्रभावित करने वाली कोविड-19 महामारी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। संबंधित भारत सरकार की पहल जो ग्रामीण लोगों के लिए आय के अवसर प्रदान करती है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, अतः कथन एक सही है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, अतः कथन दूसरा सही है। नेशनल करियर सर्विस परियोजना, कथन तीसरा सही है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये भी है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। चौथा अगला है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। फिर एक और है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये सारा हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। एमी अवार्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एमी अवार्ड्स टेलीविज़न और उभरते मीडिया प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो ये सही है। कितने सही है ढूंढना है, ठीक है। ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के विपरीत एमी पुरस्कार का उद्देश्य विशेष रूप से टेलीविज़न में उपलब्धियों को मान्यता देना है। तो ये भी ठीक है। दूसरा थोड़ा ध्यान देना है कि तीसरा प्राइम टाइम एवी अवार्ड्स डे टाइम के दौरान प्रसारित उत्कृष्ट अमेरिकी शो को मान्यता देते हैं। तो एमी अवार्ड्स भी 2-3 टाइप का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डे टाइम के लिए डे टाइम एमी अवार्ड्स से कुछ नाम है वो संबंधित है, प्राइम टाइम नहीं संबंधित है इससे, इसीलिए तीसरा गलती हो जाता है। आइए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। एमी अवार्ड्स टेलीविज़न और उभरते मीडिया प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है, अतः कथन एक सही है। ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के विपरीत एमी पुरस्कार का उद्देश्य विशेष रूप से टेलीविज़न में उपलब्धियों को मान्यता देना है, अतः कथन दूसरा सही है। एमी शब्द का कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है, यह पुरस्कार के नाम
के रूप में कार्य करता है। कह रहा है मूल रूप से यह शब्द इमी था जो टेलीविज़न की तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण इमेज ऑर्थोकोन कैमरा ट्यूब से लिया गया था। कह रहा है इसे स्त्रीवाचक बनाने के लिए इमी शब्द को एमी के रूप में संशोधित किया गया जो विज्ञान के इलेक्ट्रॉन को ऊपर उठाते हुए दर्शाई गई कला की देवी का प्रतीक है। एमी अवार्ड्स के विभिन्न प्रकार। कर अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स के अलावा जो विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय शो के लिए है, एमीज के अतिरिक्त श्रेणियां हैं जिन्हें सामान्यतः एमीज के रूप में पहचाना जाता है, जैसे प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स। करा है ऑनर टेलीविज़न शो केवल अमेरिका में निर्मित होते हैं और प्राइम टाइम के दौरान प्रसारित होते हैं। ठीक है, फिर है कि प्राइम डे टाइम एमी अवार्ड्स, तो डे टाइम के दौरान प्रसारित उत्कृष्ट अमेरिकी शो को मान्यता देता है ये अवार्ड्स, इसीलिए तीसरा सही नहीं था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी देश की सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट समय अवधि आमतौर पर 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। ठीक है, अतः एक सही है। करा यदि सरकार द्वारा अर्जित कर सब्सिडी से अधिक है तो ऐसे में जीबीए जीडीपी से अधिक होगी। तो ध्यान देना है कि जीडीपी का फॉर्मूला होता है जीबीए प्लस, ठीक है, यहाँ पे जो कर है माइनस सब्सिडी, सरकार द्वारा अर्जित कर यहाँ और सब्सिडी। तो अब यहाँ है कि यदि सरकार द्वारा अर्जित कर सब्सिडी से अधिक हो तो ऐसे में जीबीए जीडीपी से अधिक होगा। नहीं, यहाँ पे यदि अब कर अधिक है तो प्लस में आएगा, तो प्लस में कुछ भी मात्रा यदि जुड़ रहा है तो जीडीपी नहीं बढ़ेगा, इसलिए क्या है, दूसरा गलत है। तीसरा है कि जीडीपी निकालने में जीबीए डेटा की मदद ली जाती है, तो ये सही है, ये सही है, दूसरा गलत है। तो केवल 2 सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट समय अवधि आमतौर पर 1 वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। यह एक राष्ट्र की समग्र आर्थिक गतिविधियों का व्यापक माप है, अतः कथन एक सही है। करा सकल मूल्य वर्धित वृद्धि के आधार पर अर्थव्यवस्था के मजबूत और संघर्षरत क्षेत्रों का वास्तविक आकलन नहीं किया जा सकता है। करा यदि सरकार द्वारा अर्जित कर सब्सिडी से अधिक है तो ऐसे में जीडीपी जो होगा जीबीए से अधिक होगा। क्यों होगा बता चुके हैं, जीडीपी निकालने में जीबीए डेटा की मदद ली जाती है, अतः कथन तीसरा भी सही है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे कोई भी प्रवासी श्रमिक अथवा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत आने वाला लाभार्थी पोर्टेबिलिटी के माध्यम से इस योजना के तहत मुफ्त राशन का लाभ नहीं ले सकता है। तो ये गलत है, लाभ ले सकता है, तो पहला तो गलत है। करें इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज, गेहूं अथवा चावल प्रदान करना है, इसलिए केवल 2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। कोई भी प्रवासी श्रमिक अथवा वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत आने वाला लाभार्थी पोर्टेबिलिटी के माध्यम से इस योजना के तहत मुफ्त राशन का लाभ ले सकता है, इसलिए पहला गलती था। इसका नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, कर इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज, गेहूं या चावल प्रदान करना है, इसलिए दूसरा सही है। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद भारत की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की वास्तविक कार्यकारी पदाधिकारी होती है। तो प्रधान, ये तो सही है। कर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उनके सलाह का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कह सकता है, किंतु इसके बाद राष्ट्रपति पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह का पालन करने के लिए वाद होता है। ये भी कथन आप जानते होंगे, सही है। कर मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे सभी सही होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं व्याख्या। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद भारत की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की वास्तविक कार्यकारी पदाधिकारी होती है, तो कथन एक सही है।
फिर कह रहा है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद उनके सलाह का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कह सकता है, किंतु इसके बाद राष्ट्रपति पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह का पालन करने के लिए बाध्य होता है। अगला है कि मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती है। ऐसा कथन तीसरा सही है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित श्रेणियों पर विचार कीजिए। पर्यटक, व्यापार, सम्मेलन, चिकित्सा। कर उपयुक्त में से कितनी श्रेणियों के लिए ई वीज़ा प्रदान किया जाता है? तो सभी 4 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन। कर रहा है ई वीज़ा जिसे इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा भी कहा जाता है 5 श्रेणियों: पर्यटक, व्यवसाय, सम्मेलन, चिकित्सा और चिकित्सा परिचारक के उद्देश्य हेतु प्रदान किया जाता है। विकल्प डी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक माप है जो समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की एक श्रृंखला के लिए उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई कीमतों में औसत परिवर्तन की जांच करता है। दूसरा है, यह किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अथवा अपस्फीति के संकेतक के रूप में कार्य करता है तथा औसत उपभोक्ताओं हेतु जीवन यापन की लागत संबंधी मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो एक तरह से देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है, ऊपर उसी का यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या कर रहा है कि ये किस किस जगह मदद कर सकता है। ठीक है, तो एक तरह से व्याख्या कर पा रहा है, तो हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, वही बात दोहराया गया है, इसको पढ़ने की जरूरत